12वीं जमात के हिस्ट्री के चौथे टॉपिक इस्तिमारियत यानी नव आबादियाती निजाम और मराठे, इसके बारे में तफसील से मालूमात हासिल करेंगे। इससे पहले तारीख के तीसरे लेसन में हमने भारत में इस्तिमारियत के बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं, यानी यूरोपीय अक़वाम ने भारत में अपनी नव आबादियात की तवसी किए, इसके बारे में जानकारी हासिल हुई थी। लेकिन आज हम देखेंगे कि जो गैर मुल्की भारत में अपने नवाबादियात कायम किए उसके क्या मकासद थे, उनके पोशीदा मकासद और हमारे मामलात में यानी भारत के मामलात में उन गैर मुल्की लोगों की मदाखिलत को छत्रपति शिवाजी महाराज ने अच्छी तरह से पहचान कर उनके खिलाफ सख्त पॉलिसी अपनाई। छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक मजबूत यानी ताकतवर बहरी बेड़ा कायम किया और समंदरी किले तामीर किए और बरतानवी नमक की तिजारत को खत्म करने के लिए उस तिजारत पर टैक्सेस आयत कर दिए। यानी मकसद यह था कि वो तिजारत को खत्म की जाए। इस तरह से उनके खिलाफ सख्त पॉलिसी अपनाई गई। इसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज ने पुर्तगालियों के खिलाफ हमला आवराना पॉलिसी इख्तियार की और बाजीराव के भाई चिमाजी अप्पा ने वसई के मकाम पर पुर्तगालियों को शिकस्त दे दी। इस तरह से भारत में यूरोपीय नव आबादकारों को शिकस्त देने वाली सल्तनत मराठा थी, यानी मराठा हुक्मरान थे। इसके बाद हम देखेंगे इस्तिमारियत ब मुकाबिला मराठा सल्तनत, यानी गैर मुल्की हमारे मुल्क में अपनी नवाबादियात कायम कर रहे थे, उसके खिलाफ मराठा सल्तनत ने किस तरह से मुकाबिला किया, इसका जानना जरूरी है। जैसे गैर मुल्की जिनमें पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज वगैरह शामिल हैं, जो हमारे मुल्क में आए थे तिजारत की गर्ज से, यानी उनका मकसद था तिजारत करना। लेकिन हमारे मुल्क के हालात का जायजा लेकर उन्होंने यहाँ पर सियासी इख्तिदार हासिल किया और उनका सफर हमारे मुल्क में तराजू, तलवार और तख्त पर मबनी है, यानी कि नवियत का हुआ। जैसे वो लोग तराजू यानी तिजारत करते हुए, तोलते हुए आए और तलवारों का इस्तेमाल करते हुए यहाँ का यानी हमारे मुल्क का तख्त और ताज पर अपना कब्जा किया। यानी वो लोग आए, तिजारत के घर से जंगें किए और यहाँ अपनी सल्तनत कायम की। तो उस दौर के तारीखी दस्तावेजात में पुर्तगाली को फिरंगी के तौर पर याद किया गया है, यानी जिक्र किया गया है। फिरंगाना यानी पुर्तगालियों के कब्जे में जो इलाके थे, उन इलाकों को फिरंगिस्तान या फिरंगान के तौर पर याद किया गया है। फिरंग का मतलब होता है एक ऐसी तलवार जिसकी धार पुर्तगालियों ने बनाई, यानी पुर्तगालियों ने तैयार की हुई तलवार को फिरंग कहा गया। और फिर पुर्तगाल के लोगों को यानी पुर्तगालियों को फिरंगी कहा जाता था और वक्त के साथ साथ आगे चलकर तमाम यूरोपीय लोगों के लिए फिरंगी का लफ्ज इस्तेमाल किया जाने लगा। अब हम देखेंगे पुर्तगाली और मराठा सल्तनत, किस तरह से मराठा सल्तनत ने पुर्तगालियों का मुकाबिला किया। जैसे दीव, दमन, वसई, करंजा, चौल, संजान, ये तमाम पुर्तगालियों के किले थे जो इन मकामात पर मौजूद थे और इन्हीं किलों की वजह से बारदेश का इलाका महफूज था। ये बारदेश का इलाका यानी गोवा के शुमाली इलाके को, शुमाली हिस्से को
बारदेश का इलाका कहा जाता है और आज भी मौजूदा गोवा में बारदेश के नाम पर एक तालुका मौजूद है। तो कल्याण और भिवंडी जब छत्रपति शिवाजी महाराज के कब्जे में आ गए तो फिर पुर्तगालियों के राब्ते में आ गए, यानी शिवाजी महाराज का ताल्लुक पुर्तगालियों से शुरू हो गया और पुर्तगालियों ने मराठा के खिलाफ मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन मराठों ने पुर्तगालियों के खिलाफ एक मजबूत बहरी बेड़ा तैयार किया, लेकिन पुर्तगालियों ने इस बहरी बेड़े को उनके लिए खतरे की घंटी समझना शुरू किए। इस तरह से मराठों ने पुर्तगालियों के नाक में दम कर दिया और शुरुआत में पुर्तगालियों ने टेक्नोलॉजी के शोबे में मराठों की मदद करना शुरू किए, लेकिन गोवा के वायसराय ने इस मदद पर पाबंदी आयद कर दी। तो फिर यह सिलसिला बंद हो गया। तो फिर सिद्दियों के खिलाफ मराठों ने जंजीरा इस किले पर हमला करने की जब तैयारी की तो पुर्तगालियों ने मराठों के खिलाफ सिद्दियों की मदद की, लेकिन पुर्तगालियों और मराठों के दरमियान ताल्लुकात लचकदार थे, यानी फ्लेक्सिबल थे। कभी एक दूसरे की मदद करते यानी हमदर्दी जताते थे और कभी एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे। 1665 में जब मराठों का बहरी बेड़ा कर्नाटक के समुद्री इलाकों से गुजर रहा था तो पुर्तगालियों ने मराठों के 13 जहाजों पर अपना कब्जा किए, लेकिन मराठा बहरिया से पुर्तगाली डरते थे, इसलिए फौरन उन्होंने उन 13 जहाजों को आजाद कर दिया, यानी छोड़ दिए। और फिर 1666 में जब आदिल शाह के कब्जे में जो फोंडा का किला था, उस फोंडा के किले का मुहासरा मराठों ने किए, तो उस वक्त भी उस किले के किलेदार को पुर्तगालियों ने गोला बारूद की मदद की ताकि मराठों के खिलाफ जंग करे। इस तरह से 1666 में भी पुर्तगालियों ने मराठों के खिलाफ कोशिश की और फिर छत्रपति शिवाजी महाराज की इजाजत से दाभोल पर पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री कायम की, यानी अपना एक गोदाम कायम किया। 1666 में जब तब्दीली मजहब की वजह से, यानी पुर्तगाली लोगों के मजहब को बदलना चाहते थे, यानी ईसाइयत में उनको तब्दील करना चाहते थे, जिसके लिए पुर्तगालियों ने मुआफिक उसूल, जवाबित और कवानीन तैयार रखे थे, जिससे मकामी लोग बेचैन थे। इसलिए इसके बदले में, इसके पस मंजर में छत्रपति शिवाजी महाराज ने बारदेश पर हमला किया, जो शुमाली गोवा का हिस्सा था, इलाका था। और जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने बारदेश पर हमला किया, वैसे ही वहां के लोग शिवाजी का, शिवराया का खुशी खुशी गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। और फिर इसके बाद आदिल शाह और मराठों के दरमियान जब जंग शुरू हुई, उस दौर में भी पुर्तगालियों ने मराठों के खिलाफ आदिल शाह की मदद की। और फिर 1669 में जब मराठों ने सिद्दियों के इस डंडा राजापुरी पर हमला किया, तो उस वक्त भी पुर्तगालियों ने सिद्दियों की मदद की। और फिर गोवा में पुर्तगालियों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी मराठा फौज के छोटे छोटे टुकड़ों को, हिस्सों को गोवा में रवाना किए, ताकि मकसद ये था कि जब गोवा में मराठों की तादाद ज्यादा हो जाएगी, यानी फौज की तादाद बढ़ जाएगी, तो फिर पुर्तगालियों के खिलाफ बगावत करने में आसानी होगी। लेकिन गोवा के वायसराय ने, यानी पुर्तगालियों का वायसराय जो था गोवा में, उसने किसी न किसी सूरत से, किसी न किसी तरह से ये
मंसूबा उसकी समझ में आ गया और इसका उसने पता लगाया और फिर ये मुहिम अधूरी रह गई। इस तरह से ये पुर्तगालियों के खिलाफ जो मराठों की जो कोशिश थी यहां नाकाम हो गई। और इसके बाद हम देखेंगे कि 10 फरवरी 1670 में मराठों और पुर्तगालियों के दरमियान एक मुआहदा हुआ। उस मुआहदे की शरायत ये थे, जैसे पुर्तगाली और मराठा दोनों ताकतों में अगर किसी एक ने किसी के जहाजों को नुकसान पहुंचाई हो या किसी के जहाजों को बर्बाद किया हो तो उसकी भरपाई मुतासिरा हुक्मरानों को दी जाएगी। और दूसरी शर्त यह है कि जितनी सहूलियात और मुराआत जो मुगल हुक्मरानों को हासिल थी यानी दी जाती थी, उतनी ही सहूलियात और मुराआत मराठों को भी दी जानी चाहिए। तीसरी शर्त ये थी कि मराठों के खिलाफ सिद्दियों को जंग में किसी तरह की मदद नहीं की जाएगी, यानी पुर्तगाली सिद्दियों को मराठों के खिलाफ मदद नहीं करेंगे। ये तीसरी शर्त थी। चौथी शर्त ये थी कि रामनगर में कोई भी किला तामीर नहीं किया जाएगा। रामनगर यानी थाना जिले में एक तालुका है, उस तालुके में जवाहर तालुके में रामनगर, यहाँ पर कोई भी किला तामीर नहीं किया जाएगा। और पांचवी शर्त ये थी कि मराठों और पुर्तगालियों के दरमियान ये चौथाई जो जमा करने का मसला था, इस पर तनाज़ा था, यानी वो हल का तलब था, हल का तलबगार था। उस मसले को हल करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने पीताम्बर शेणवी और जीवा शेणवी इन 2 वकीलों को मुकर्रर किया था ताकि उस मसले को हल करें, लेकिन उनको अपने मकसद में कामयाबी हासिल नहीं हुई। इस तरह से ये 10 फरवरी 1670 में मराठों और पुर्तगालियों के दरमियान एक मुआहदा दस्तखत किया गया था इन शराइत के तहत। और गोवा में बाद में आगे चलकर गोवा में पुर्तगालियों ने छत्रपति संभाजी के खिलाफ औरंगजेब जो मुगल हुक्मरान था उससे हाथ मिलाए, यानी छत्रपति संभाजी के खिलाफ मुगल हुक्मरान औरंगजेब की मदद लेने की कोशिश की। तो फिर मराठों ने ये फैसला किया कि पुर्तगालियों को सबक सिखाया जाए। तो फौरन मराठों ने जो पुर्तगालियों के कब्जे में रेवडंडा की जो बंदरगाह थी उस पर हमला किया। और इसकी जवाबी कार्रवाई में जो गोवा के साहिली सरहद पर जो फोंडा का जो किला था वो इन मराठों के कब्जे में था, उस पर पुर्तगालियों ने हमला किया। तो इसी दौरान एसाजी कनिक इसने अपनी बहादुरी से, शजाअत से पुर्तगालियों का मुकाबला किया। नतीजा ये हुआ कि पुर्तगाली गवर्नर जख्मी हो गया और पुर्तगाली बड़ी मुसीबत में पड़ गए, लेकिन छत्रपति संभाजी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। लेकिन इसी दौरान जब गोवा की फतेह मुमकिन थी, गोवा की फतेह बिल्कुल ही करीब थी, इसी दौरान एक खबर मिली छत्रपति संभाजी महाराज को कि जुनूबी कोंकण पर मुगल हुक्मरानों ने हमले की तैयारी कर रहे हैं। तो फिर फौरन मुगलों के खिलाफ हमला करने के लिए छत्रपति संभाजी महाराज और मराठा फौज वापस लौट गई, जिससे गोवा की फतेह अधूरी रह गई। इसके बाद आगे चलकर छत्रपति शाहू महाराज के जमाने में भी पुर्तगालियों और मराठों के दरमियान कई लड़ाइयां हुई, कई जंगें हुई, लेकिन कल्याण और भिवंडी पर मराठों का कब्जा हो गया। और फिर मराठों ने पुर्तगालियों से चौथाई का मुतालिबा किया। ये चौथाई यानी ये जो एक किस्म का बैरूनी टैक्स है जो मराठा
हुक्मरान किसी इलाके पर अपनी हिफाजत की जिम्मेदारी लेते हैं तो उस रियासत के लिए लाजिम है कि मराठा सल्तनत को एक किस्म का टैक्स अदा करें, और वो रियासत की आमदनी का चौथाई हिस्सा होता था। इसलिए इसको चौथाई कहा गया कि मराठों ने पुर्तगालियों से कल्याण और भिवंडी पर कब्जा हासिल करने के बाद चौथाई का मुतालबा किया, लेकिन वसई के गवर्नर ने इसको इनकार किया। जब वसई के गवर्नर ने इसको इनकार किया तो फिर बाजीराव के भाई चिम्माजी अप्पा ने थाना किले पर हमला किए और थाना किले को अपने कब्जे में ले लिए। और इसके बाद 1737 ईस्वी में मराठों ने साष्टी जजीरे पर अपना कब्जा किया। इस तरह से छोटे छोटे इलाकों को मराठों ने अपने कब्जे में ले लिए, लेकिन जब तक वसई पर इनका कब्जा नहीं होता था उस वक्त तक अतराफ के इलाकों में अपनी मजबूत हुकूमत कायम करना ये मुमकिन नहीं था। इस तरह से इन्होंने 2 साल तक वसई किले का मुहासरा किया और फिर आखिरकार पुर्तगालियों को शिकस्त दे दी। इस तरह से इस मुकाबले में, यानी पुर्तगाली और मराठा सल्तनत के मुकाबले में, इन मराठों ने पुर्तगालियों को शिकस्त फाश दे दी। इस तरह से इस इस्तिमारियत यानी नौ आबादियाती निजाम और मराठे में हमने पुर्तगाली और मराठा सल्तनत को समझने की कोशिश की। इसके बाद हम धीरे धीरे ये डच, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के साथ कैसे मराठों का मुकाबला हुआ, इसके बारे में हम तफसील से मालूमात हासिल करें।